Yes, first of all, I will discuss question answers. Then I will continue with the next chapter. बच्चे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है that is why did the Indian iron smelting industry decline in the 19th century? रीजन हमने बताने हैं. जयवंत, हाँ जी बेटा, फर्स्ट रीजन क्या था? ओके, आप जस्ट हेडिंग बताओ मुझे कि नंबर 1 फर्स्ट रीजन क्या था बच्चे? फॉरेस्ट लॉस. जब आपको ऐसे हेडिंग याद होंगे ना, only then you will be able to give the lines and answers. Forest laws. अब आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि with the coming of Britishers in our country, they implemented new forest laws. और इस forest law का सबसे bad result क्या हुआ? They reserve the forest. अब उन्होंने forest को reserve कर दिया. Now Indians, smelters and the Indian people, they were not permitted to enter in the forest. Number 2, उनको बच्चे, हाँ, जब वो फॉरेस्ट एरियाज में एंटर करते थे उनको क्या चाहिए था? वुड एंड कोल, चारकोल. तो उनको वुड एंड कोल नहीं मिलता था. ठीक है, ये आपने सेकंड रीजन बताना है. थर्ड, अगर उनको मिल भी जाता था देन दे हैड टू पे हाई टैक्सेस ऑन दैट. बट बेटा मैं जस्ट हेडिंग लिख रही हूँ, आपने इनको एक्सप्लेन करना है अपनी लाइंस में. ठीक है, इसके बाद फिर आपने बताना है दैट दे हैड टू पे हाई टैक्सेस. और दूसरी तरफ उससे भी वर्स्ट क्या हो रहा था? इंडिया में कमिंग ऑफ ब्रिटिश आयरन एंड स्टील. ब्रिटिश आयरन एंड स्टील. ड्यू टू दिस डिमांड ऑफ इंडियन स्टील डिक्रीज. उससे डिमांड डिक्रीज हो गई और जिसका जो है वो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? आयरन स्मेल्टर्स. दे बिकेम जॉबलेस कह लो या अनएम्प्लॉयड. ठीक है, अब जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना ना बेटा, आपको फर्स्ट हेडिंग से लेकर लास्ट हेडिंग तक पूरा आंसर क्लियर होना चाहिए. हाँ, खुल के स्टैंड अप, स्टैंड अप. हाँ जी, हाँ, इसी में ही आ गया. शॉर्टेज, उनको क्या फेस करना पड़ा? शॉर्टेज ऑफ वुड एंड कोल. चेंज योर सीट, गो देयर. यू चेंज योर सीट, गो देयर. लेट हिम सिट अलोन. ठीक है, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी आस्था, एनी अदर पॉइंट बेटा? यस, फर्नेस. आप एक और पॉइंट भी एडिशन कर सकते हो. फर्नेस, जहां पे बेटा वो आयरन बनाते थे ना, स्मेल्टिंग का काम करते थे, फर्नेस जो है उनके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ा. बहुत सी फर्नेसेस को क्लोज कर दिया गया. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, ये क्लियर है बच्चे? एनी डाउट टू एनीवन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? किसकी बुक है? पुलकित, उसको बुक दे दो बेटा. पुलकित, उसको बुक दे दो उसकी. You have to write according to that. ठीक है, हाँ जी. Next is, other than this you can write in your own language also. Next question is, what problems did the Indian textile industry face in the early years of development? ये तो क्वेश्चन आपने कितनी बार कर ही लिया हुआ है. इसमें हमने मेन क्या बताना है कि इंडियंस जो टेक्सटाइल थे, टेक्सटाइल मेकर्स को क्या प्रॉब्लम आई. ठीक है, तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होगा कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिल्स इन ब्रिटेन. यहां से स्टार्ट होगा. प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू हुई ना कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनी. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. ठीक है, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनी, ब्रिटेन में मिल बनी, तो उनके कारण दे फेल्ट themselves insecure. उनको लगा कि वो इनसिक्योर हैं एंड दे हैड टू फेस कंपटीशन विद द इंडियन टेक्सटाइल. तो फिर हमने ये बताना है, इसमें हम सेकंड सारा कंबाइन कर देंगे और उसका रिजल्ट क्या निकला? कौन सा उन्होंने एक्ट लगा दिया? कैलिको एक्ट. सेकंड हमने ये बताना प्रॉब्लम ये आई. हमने मेन बताना है व्हाट प्रॉब्लम इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस. ठीक है, कैलिको एक्ट. थर्ड,
जो लोग इंडिया में रह रहे थे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, जो इंडियन वीवर्स थे, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कोई प्रोटेक्शन दी? कोई उनको कुछ जो है वो जिसे हम कहते हैं कि फैसिलिटीज दी? अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट होती तो क्या होता? शायद हमें प्रोटेक्शन मिलती। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, हमें नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो प्रोटेक्शन टू लोकल वीवर्स, नो प्रोटेक्शन टू लोकल वीवर्स। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो लोकल वीवर्स थे, नाउ दे बिकेम अनएम्प्लॉयड बिकॉज डिमांड ऑफ देयर टेक्सटाइल डिक्रीज इन ब्रिटेन, एंड फॉर दैट इवन रॉ कॉटन वाज नॉट अवेलेबल इन द कंट्री। तो आप ये भी लिख सकते हो शॉर्टेज ऑफ, आगे लिख दो, शॉर्टेज ऑफ दे फेस रॉ कॉटन। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आई हमारे इंडियन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर्स थे, जो इंडिया के जिसमें कहते हैं कॉटन जो बनाते थे? ठीक है, देन हाँ जी, और क्या प्रॉब्लम आई? हाँ, सबसे वर्स्ट क्या था कि हमारी कंट्री में ब्रिटिश मिल क्लोथ आना शुरू हो गए। ब्रिटिश मिल क्लोथ, क्लोथ कुछ भी लिख सकते हो, टेक्सटाइल या जो भी लिख दो। फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में आना शुरू हो गया, इन इंडिया है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो एक बार अपने माइंड में सारी प्रॉब्लम्स आ जाना, ये प्रॉब्लम है, मतलब हर पॉइंट में प्रॉब्लम नजर आनी चाहिए। ये देखो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट प्रॉब्लम, तो पहली प्रॉब्लम क्या? पहली प्रॉब्लम क्या? इंडस्ट्रीज वहां पे खुल गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या? कैलिको एक्ट प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या? प्रोटेक्शन नहीं मिली। फोर्थ प्रॉब्लम क्या? शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन की प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम, ब्रिटिश मिल का बना हुआ कपड़ा जो था वो इंडिया में आना शुरू हो गया, और हमारे इंडियंस जो थे वो इंडियन वीवर्स को नहीं बल्कि वेस्टर्न क्लॉथ खरीदना शुरू हो गए। तो हाँ जी, थर्ड, नो प्रोटेक्शन टू लोकल वीवर्स का मतलब जो हमारे इंडिया के उस टाइम पीरियड में लोकल वीवर्स थे जो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड में उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, या उनका जो है वो इंडियन टेक्सटाइल जो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा था उसको उन्होंने प्रॉपरली जो है वो सेफ नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज टिस्को। ये क्वेश्चन टिस्को से रिलेटेड है। व्हाट हेल्प टिस्को टू एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ये तो बहुत इजी है, इसमें तो हमने मेन ये बताना है कि वर्ल्ड वॉर से पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिशर जो थे वो आयरन एंड स्टील आ रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर होती है ना तो हर कंट्री को ये डर होता है कि हमारी जो शिपमेंट है उस पर अटैक हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना हमारी कंट्री में ब्रिटेन से आने वाला आयरन जो है वो स्टॉप हो गया, स्टील स्टॉप हो गया। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? टिस्को। टिस्को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जे एन टाटा, जमशेद जी नुसरत मंजी टाटा। कौन से ईयर में सबसे पहले इन्होंने आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट की? 1912। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1914 टू 1918। हमने बताना है कि 1914 से किसको ने अपनी जगह कैसे, यानी कि अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो कंट्री में कैसे बनाया विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हु विल गिव द आंसर? यस यशिका, वेरी गुड। हाँ जी, यस। अब आप लिसन, इट मींस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो इसी का ही बता दो। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, और इसमें प्रॉब्लम बता दो कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई? ड्यू टू वॉर कंडीशन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन स्टील स्टॉप। ठीक है, कि ब्रिटेन से आने वाला जो स्टील था वो क्या हो गया? बंद हो गया, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि वहां से शिप नहीं यहाँ पे आएंगे। ऐसे में अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडिया में आयरन एंड स्टील की जरूरत थी, तो उस जरूरत को किसने पूरा किया? टिस्को ने। सेकेंड पॉइंट, हाँ जी, डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब क्या है?
खत्म हो गया। इंपोर्ट का मतलब है अब ब्रिटेन से आयरन नहीं आता था क्योंकि वॉर कंडीशन थी, अटैक होने का डर होता था, ब्लास्ट का डर था। हाँ जी आगे। हाँ जी सेकंड बता दो, टिस्को ने बच्चे क्या प्रोड्यूस किए? शेल्स एंड कैरेज व्हील्स बनाए, रेलवे ट्रैक के लिए आयरन सप्लाई किया, ठीक है, कैरेज व्हील्स। हाँ जी, और क्या किया टिस्को ने? हाँ जी यस, ये परसेंटेज याद रखो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 1919 तक, टिस्को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना परसेंट आयरन दे रही थी? 90%। 90% ऑफ द आयरन was producing by TISCO to British government and side by side Indian Railway। सबसे ज्यादा आयरन किसको चाहिए था? इंडियन रेलवे। यानी कि उस टाइम पीरियड में इंडियन रेलवे हम कहेंगे कि जो ब्रिटिश रेलवे, कहने को तो इंडियन रेलवे लेकिन थी तो वो ब्रिटिशर्स के अंडर, तो किसको वो सप्लाइंग आयरन एंड स्टील टू रेलवे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोचेस, रेल बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के जो कोचेस होते हैं वो, ठीक है। एंड लास्ट में आपने बताना है टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश। तो ये टिस्को की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर एंड 1919 तक टिस्को ने एक इंपॉर्टेंट प्लेस बना लिया था। अदरवाइज दो तीन और इसके एग्जांपल बता दो कि आपको पता होना चाहिए कि टिस्को जो है वो स्टार्टिंग किसने की थी? जे.एन. टाटा। और जे.एन. टाटा के जो सन थे, क्या नाम था उनका? दोराबजी टाटा। उन्होंने मिलकर हमारी कंट्री में अगरिया, जो अगरिया आयरन स्मेल्टर से, उनकी हेल्प से हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील प्लांट कौन सी सिटी के नियर लगाया? जमशेदपुर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देकर फिर आपने ये सारे पॉइंट्स टिस्को की आपने मेन पॉइंट, हर पॉइंट में टिस्को की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताकर प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम बताओ कि इस प्रॉब्लम को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टिस्को ने निभाई। सेकेंड, टिस्को क्या बनाती थी? शेल्स, कैरेज व्हील्स, कोचेस, रेलवे ट्रैक्स। थर्ड, फिर आपने बताना 90% ऑफ द आयरन वाज सप्लाइड बाय द टिस्को टू द ब्रिटिश। फोर्थ, इंडियन रेलवे बता दो कि इंडियन रेलवे की जो भी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज सप्लाइड बाय द टिस्को। एंड लास्ट बता दो, इट बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। एनी डाउट? हाँ जी बच्चे, अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिविलाइजिंग नेटिव्स। अब बच्चे सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना है। क्लास यस बेटा, अब हमारा नया चैप्टर है ना, तो इस न्यू चैप्टर में हमारा, पिछले चैप्टर में बच्चे हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, कॉटन वीवर्स, फैक्ट्री ओनर्स। इस चैप्टर में मेन हमने प्रॉब्लम क्या पढ़नी है? एजुकेशन। क्या रिलेटेड प्रॉब्लम है? एजुकेशन से रिलेटेड, कि with the coming of Britishers, how the education level of our country affected, कि हमारी कंट्री का एजुकेशन लेवल जो है वो कैसे अफेक्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सिविलाइजिंग नेटिव्स, नेटिव्स मतलब, नेटिव्स का मतलब होता है जो उस कंट्री के ओरिजिनल सिटीजन्स होते हैं। लाइक हम क्या हैं? अपनी कंट्री के ओरिजिनल सिटीजन्स हैं, तो हम क्या हैं? नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, जो बॉर्न सिटीजन होते हैं वहां के, ओरिजिनल या बॉर्न सिटीजन। अब चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो गया, सिविलाइजिंग। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस जो हैं वो सिविलाइज नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम इंडियंस को क्या करेंगे? सिविलाइज। कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग देयर एजुकेशन पैटर्न। मतलब वो हमें ही सिखाना चाहते थे, वो उनको सिखाना चाहते थे जिस इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया था, है ना। आगे
एजुकेटिंग द नेशन। किस नेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द एजुकेशन लेवल ऑफ आवर कंट्री एंड हाउ ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू चेंज दिस पैटर्न। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, जिन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा तो नेटिव टर्म सबको क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव्स? नेटिव्स कौन होते हैं? ओरिजिनल या बॉर्न सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। सपोज हम कहते हैं कि सपोज किसी का बर्थ जापान में हुआ है, तो वो जापानीज जो है दे आर द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ जापान। जिसका बर्थ चाइना में हुआ है तो वो चाइनीज हैं, दे आर द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ चाइना। सिमिलरली इंडियंस, वी इंडियंस आर नेटिव्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए ना, तो उनका एक मिशन था। मिशन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री को प्रॉपर एक सिविलाइज कंट्री बनाना, एक कल्चरल कंट्री बनाना अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। वो हमारे कल्चर को चेंज करना चाहते थे। तो सबसे पहले आपका मेन जो आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक क्या होगा? दैट इज कल्चरल मिशन टू सिविलाइज नेटिव्स। इस मिशन के अंडर उन्होंने क्या किया वो हमने पढ़ना। नंबर 1, कल्चरल मिशन, कल्चरल मिशन टू सिविलाइज इंडिया। अब बेटा सबसे पहले आपको एक ईयर याद रखना है, 1783। ठीक है, सबसे पहले ईयर याद रखो 1780। स्वरित एंड पुलकित, दे आर नॉट सीरियस इन दिस क्लास एट ऑल। 1783 हमारी कंट्री में कुछ ब्रिटिशर जो थे वो आए और उन्होंने हमारे इंडियन लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाया। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल ब्रिटिशर्स वर नॉट बैड, सम वर वेरी गुड, सम स्टडीड आवर इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर इन डिटेल। और वो हमारे इंडिया के लिटरेचर से इतने इंप्रेस हुए, दे लर्न द लैंग्वेजेस। उन्होंने हमारी कंट्री की संस्कृत लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना सीखा, अरेबियन को सीखा, पर्शियन को सीखा, हमारे वेदास को पढ़ा, एंड दे हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर दीज वेदास एंड लिटरेचर इन देयर ओन माइंड। वो कहते थे कि इंडिया का लिटरेचर तो बहुत रिच है एंड आगे आने वाली वेस्टर्न जनरेशन को वो पढ़ाया जाना चाहिए, जो लोग अपनी वैल्यूज को भूल चुके हैं। इसका मतलब क्या है? अब हम जिनकी भी बात कर रही हूँ ना, मैं जो भी मैं आपको नाम बताऊंगी, ये वो ब्रिटिशर्स हैं जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन वैल्यूज को क्या किया? वेलकम किया, रिस्पेक्ट किया। उसके बाद फिर हम उन ब्रिटिशर्स का नाम बताएंगे जिन्होंने इनको क्या किया? अपोज किया। तो अलग अलग तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, सम फेवर्ड एंड सम नॉट फेवर्ड। पहले हम पढ़ेंगे जिन्होंने फेवर किया, फेवरिज्म किया, जिन्होंने बताया कि हमारा इंडियन कल्चर तो बहुत रिच है, तो आगे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी कंट्री में 1783, आप ये ईयर याद रखोगे, विलियम जोन्स, जिन्होंने हमारी कंट्री के कल्चर की प्रेज की। नाम याद रखो, विलियम जोन्स। ये सबसे पहले हमारी कंट्री में कहाँ पे आए? कैलकाटा। कहाँ पे आए? कैलकाटा। वहां पे रहे और कुछ साल वहां पे रहे। और ये जो मेन थे, इनकी फील्ड क्या थी? वैसे तो ये लॉ, यानी कि इनका जो सब्जेक्ट था लॉ की नॉलेज थी, लेकिन ये लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जिसको बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं, लिंग्विस्ट थे। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो इंग्लिश भी आती है, हमें हिंदी भी आती है, हमें पंजाबी भी आती है, तो आप लिंग्विस्ट नहीं हो। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। लाइक सपोज विलियम जोन्स को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 ग्रीक, यूरोप की लैंग्वेज होगी ना, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग। लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जिनको अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। नंबर 1 ग्रीक, आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी उनको? ग्रीक। सेकेंड इज लैटिन, LATIN, लैटिन। थर्ड इज फ्रेंच। फोर्थ इज इंग्लिश। और इंडिया में आकर उन्होंने कौन सी लैंग्वेज सीखी? अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत। तो आप ये देखो कि उन्होंने कितनी लैंग्वेजेस यहाँ पर आकर, उनको कितना पढ़ने का शौक होगा और कितना उन्होंने इंडिया के डीप जो है वो स्टडी की होगी, लिटरेचर को स्टडी की होगी उन्होंने। ठीक है, तो ये सबसे पहले नंबर 1 आपने इनको याद रखना है, विलियम जोन्स। तो हम इनको क्यों इनकी प्रेज कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर की प्रेज की, रिस्पेक्ट की।
सेकंड एक और नाम आपने याद रखना है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। एंड थर्ड एक और नेम आपने याद रखना है, नेथनियल हेलहर्ट। स्पेलिंग मैं लिखवा रही हूँ बच्चे, डोंट वरी, HENRY, हेनरी थॉमस, THOMAS, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, COLEBROOKE। इन्होंने भी हमारे इंडिया की प्रेस की। एंड थर्ड नेथनियल हेलहर्ट, NATHANIEL, नेथनियल हेलहर्ट, HALHED। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? ऑल स्टडीड इंडियन लिटरेचर and they had a deep respect in their mind. All studied Indian literature, ancient literature को पढ़ा इन्होंने। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको पता है ancient literature कौन सा हमारी कंट्री का? वेदास, और क्या है? उपनिषद, पुराणास। तो इन्होंने उन जो है स्टोरीज को पढ़ा, पंचतंत्र बुक्स को पढ़ा, एंड दे डिसाइडेड टू सेट अप अ सोसाइटी। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी को क्या नाम दिया? एशियाटिक सोसाइटी। क्योंकि कलकत्ता बंगाल में है तो इसको क्या नाम दिया उन्होंने? दे सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन सी सोसाइटी बनाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी। नंबर 1, हु वर द 3 मेंबर्स ऑफ दिस? सबसे पहले ये मेंबर कौन थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? नंबर 1, विलियम जोन्स, कोलब्रुक and Nathaniel Halhart. What was common in 3? They all studied Indian literature in detail and they had a deep respect. और क्या common था? Linguist. तीनों ही क्या थे? Linguist। और तीनों ही क्या थे? ब्रिटिशर थे। लेकिन ब्रिटिशर्स होने के बावजूद भी हम ये नहीं कहते कि सारे ब्रिटिशर्स रॉन्ग थे, some were right, एंड उन्होंने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से रखा। उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का कल्चर तो बहुत रिच है और आगे आने वाली जनरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड की जनरेशन को इंडियन लिटरेचर पढ़ के वैल्यू सीखनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने आगे भी जो है रिसर्च वर्क किया और इस सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद उन्होंने रिसर्च वर्क का मतलब क्या होता है? और रिसर्च की। एंड ही स्टार्टेड जर्नल। जर्नल का मतलब होता है जिसमें हम आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते थे। और उन्होंने इस आर्टिकल का नाम क्या दिया? उनको क्या कहा गया उस जर्नल को, जिस जर्नल में वो आर्टिकल्स लिखते थे? एशियाटिक रिसर्चर्स। रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? सपोज मैं आपको कहूँ कि बेटा आपने इस पे रिसर्च करनी है और उस पे आप एक प्रॉपर अपनी क्या बनाओगे? रिपोर्ट। ऐसे ही इन्होंने बहुत सी रिसर्च की और उसको जर्नल को क्या नाम दिया? एशियाटिक रिसर्चर्स, ठीक है। जर्नल का नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्चर्स, ठीक है। देन रीजन क्या था? अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए। इनका ये मानना था कि जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, एट दैट टाइम they were given duty to rediscover Indian culture। इसका मतलब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को रीडिस्कवर करना था। और जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? जो कॉलोनाइजर होते हैं ना, वो जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं ना बनाएंगे तब तक लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लिसन, सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई भी जो चीफ है उसकी ट्रांसफर हो जाती है और वो चले जाते हैं 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उनका क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। अब अगर वो छोड़कर चले जाएंगे, जब कोई पर्सन नया आएगा तो नया पर्सन क्या करता है? उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन पहले बनाएंगे। फ्रेंडली रिलेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज उनमें क्या करें? ट्रस्ट करें। तो ये जो 3 थे ना, इनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में, इंडिया में रूल करना चाहते हैं ना, तो पहले ब्रिटिशर्स को इंडियंस के जो है उनके कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा। और अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हो ना, सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती है? उनकी प्रेज। आती थोड़ी कोई इम्प्लाई करेगा कि यू आर बैड, यू कांट डू दिस, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने ये कहा कि इंडिया के कल्चरल वैल्यू की प्रेज करो। अगर आप प्रेज करोगे तो इंडियंस आप पे ट्रस्ट करेंगे, उनको लगेगा कि ये हमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ऐसे में क्या होगा? फिर वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे एंड इट विल बी इजी फॉर बोथ टू मैनेज, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे फिर कौन सा रास्ता अपनाया? डिवाइड एंड रूल। और जिससे कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और लगातार 200-300 ईयर्स के बाद
Finally, we got independence on 1940s. Kunal is not serious in your class at all. Write down the name of Kunal. Keep on laughing again and again. I don't know why. हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए. they wanted to win the लॉयल्टी जीतना चाहते थे, इंडियंस का कॉन्फिडेंस जीतना चाहते थे. एंड दैट्स वाई वो चाहते थे कि हम कॉमन पीपल के ऊपर तभी राज कर सकते हैं जब हम उनकी जड़ों को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उनकी लैंग्वेज को जानेंगे. ठीक है ना. अब ब्रिटिशर्स अगर हमारी कंट्री में आए, उनके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो आपने कई मूवीज में, कई सीरियल्स में देखा होगा कि ब्रिटिशर्स हिंदी बोलते थे, है ना, बोलते थे. और इवन इंडियन जो है वो इंग्लिश बोलना शुरू हो गए. और इस तरह से कम्युनिकेशन जो है दोनों के बीच में हुआ. स्टार्टिंग में नो डाउट मे भी कुछ लोगों को लगा होगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सी एडवांसमेंट्स की हैं, लेकिन बोथ हम ये कह सकते हैं कि उनका आना हमारे लिए जो है वो बून भी था और कर्स भी था. ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, है ना. तो ऐसा ही. इसके बाद अब नेक्स्ट उनके स्टेप्स क्या थे. जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो दो मेन रिलीजन बहुत ज्यादा है, या तो हिंदू रिलीजन ज्यादा है या मुस्लिम्स. तो उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम्स के लिए अलग से वैल्यूज होंगी, जो उनकी अपनी वैल्यूज हैं. वो तो आप भी मानते हो कि मुस्लिम वैल्यूज और हिंदू वैल्यूज में बहुत फर्क है ना. तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए ना अलग अलग जो है वो प्लेसेस बनाए एजुकेशन के. मुस्लिम्स के लिए क्या बनाया, मदरसा. क्या बनाया, मदरसा. मदरसा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, काइंड ऑफ स्कूल कह लो, जिसमें बच्चों को क्या सिखाई जाएंगी, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, यानी कि मुस्लिम जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सिखाई जाएंगी. मदरसा नंबर 1. मदरसा सबसे पहला मदरसा कहाँ पे सेटअप किया उन्होंने, कैलकाटा. कौन से ईयर में, 1781. क्योंकि हम सारा एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमने ये पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमारी कंट्री में मुस्लिम मदरसा जो है वो स्टार्ट किया 1781 में, जिसमें बच्चों को क्या सिखाई जाए, पर्शियन वैल्यू जो है वो लैंग्वेज, या फिर इस्लामिक लॉ, कि इस्लामिक लॉ क्या कहता है, मुस्लिम लॉज क्या होते हैं. दूसरी तरफ एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हिंदू रिलीजन के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज वो सेटअप. तो ये आपको याद होना चाहिए. कौन से ईयर में, हिंदू कॉलेज 1791, बनारस. In which year Hindu college was set up by the Britishers in India? 1791. हिंदू कॉलेज इन बनारस. और मेन इसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई, संस्कृत. यू नो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. उन्होंने ये कहा कि संस्कृत जो है दैट इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. तो इतना प्राउड जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज पे होना चाहिए. तो यू हैव टू रिमेंबर द ईयर. इन विच ईयर मदरसा वाज सेट अप इन आवर कंट्री, 1781. सिटी, Calcutta. In which year Banaras Hindu College was set up? 1791. City, Banaras. Here the language Sanskrit, and here the languages Arabian, Muslim, Islamic law. ठीक है. अब बेटा तीनों जो थे, विलियम जोन्स, कॉलब्रुक और हेलहेड, ये तीनों को क्या कहा गया, ओरिएंटलिस्ट. क्या कहा गया, ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट क्यों, जिन्होंने एशिया के लिटरेचर को स्टडी किया. कौन होते हैं ओरिएंटलिस्ट, स्कॉलर्स. स्कॉलर कौन होते हैं, जो बहुत डीप स्टडी करते हैं, स्कॉलर्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स ऑफ एशिया. जो लोग स्कॉलर्स का मतलब होता है जो डीप स्टडी करते हैं. नंबर 1, ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. क्या होता है ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग, ओरिएंटलिस्ट कौन होता है, ओरिएंटलिस्ट मींस स्कॉलर ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिसको एशिया की अलग अलग लैंग्वेजेस या कल्चर के बारे में डिटेल स्टडी हो, डीप नॉलेज हो, ऐसे लोगों को क्या कहा गया, ओरिएंटलिस्ट. अब अगर मैं ये पूछूं कि विलियम जोन्स लिंग्विस्टिक थे, यस. ओरिएंटलिस्ट थे, यस. ब्रिटिशर्स भी थे, दे हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, यस. They supported Indian ideals and values, yes. So that was all about this Orientalist. ये थे सारे Orientalist. तो यहाँ तक हमने की है प्रेज, कि इन्होंने हमारी कंट्री की बहुत प्रेज की, और हमारे इंडिया में रहकर इन्होंने इंडियंस का कॉन्फिडेंस जो है वो रेज किया. लेकिन
कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जिन्होंने हमारे लिटरेचर में गलतियां निकाली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रेव एरर्स। एरर, एरर क्या होती है? मिस्टेक। नेक्स्ट जो ग्रुप था, ये ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत सी मिस्टेक्स हैं और ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं बहुत पिछड़ी हुई हैं, और अगर इंडिया के लोगों ने एडवांस होना है तो उनको अपनी लैंग्वेज छोड़कर क्या सीखनी चाहिए? इंग्लिश। इट मीन्स दे promoted the use of or medium of instructions in the schools as should be English. तो ये कौन थे? नेक्स्ट ग्रुप के बारे में हमने पढ़ना है, और ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रेव एरर ऑफ ईस्ट, जिन्होंने ये कहा कि इंडिया के लिटरेचर में तो बहुत सी एरर्स हैं और इन एरर को कौन ठीक कर सकते हैं? कौन ठीक कर सकते हैं? ब्रिटिशर्स। आपको पता है ब्रिटिशर्स इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि एक तरफ हमारी यूरोप की लाइब्रेरी की सिर्फ एक बुक शेल्फ का एक पार्ट और दूसरी तरफ सारी इंडिया की बुक्स। मतलब कोई पर्सन अगर सारी इंडिया की बुक्स भी पढ़ लेगा लेकिन एक तरफ हमारी कोई यूरोप की सिर्फ लाइब्रेरी की एक शेल्फ की बुक पढ़ लेगा, दैट इज इक्वल। डू यू थिंक सो? तो दैट इज अ बिग इंसल्ट ऑफ आवर लिटरेचर। ठीक है,